टॉपिक डालो इसके अंदर, जनजातियां। आपने देखा है आपके सिलेबस का पार्ट है, अच्छा टॉपिक है। ट्राइब्स के बारे में अच्छे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, जनजातियां या फिर ट्राइब्स। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के अंदर जो जनजातियां हैं, जो ट्राइब्स है, उनकी स्थिति क्या है, उनके बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, परीक्षा में पूछ ली जाती है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का, कला और संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जनजातियां, राज्य की प्रमुख जनजातियां। अब आप पहले थोड़ा कुछ बेसिक बातों को जानो कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था आजादी से पहले, तो स्वतंत्रता से पूर्व हमारे पास राजाओं का शासन हुआ करता था। उत्तराखंड में भी जैसे भारतवर्ष में था, वैसे ही स्वतंत्रता से पूर्व जब भारतवर्ष में राजाओं का शासन था, तो राजा का एक राज्य क्षेत्र भी होगा ना, राजा का स्वयं का एक राज्य क्षेत्र भी होता था। जैसे मान लो कि मैं देहरादून में रह रहा हूं, और अगर मैं देहरादून में रह रहा हूं तो मैं देहरादून का राजा हूं, तो कोई ना कोई बाउंड्री तो होगी कि भाई मैं यहां से लेके यहां तक का राजा हूं। तो प्रत्येक राजा का स्वयं का एक राज्य क्षेत्र भी होता था, एक पर्टिकुलर एरिया जहां तक राजा के शासन की पावर रही। पर जिस समय राजाओं का शासन था, उस समय क्या देखा गया कि राजा के राज्य क्षेत्र के बाहर, या फिर राजा का जो स्वयं का राज्य था, इस राज्य के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो वनों में निवास करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जंगलों में निवास करते थे। भारत के किसी भी राजा ने कभी भी वनों पर अपना अधिकार साबित नहीं किया। इंडिया में कितने ही राजा क्यों नहीं हुए, वो जंगलों पर अपना अधिकार साबित नहीं करते थे। उनका मानना यह था कि जंगल तो फ्री है भाई, जंगल से हमें ज्यादा मतलब है नहीं। तो जो वनों का क्षेत्र था वो राजा के राज्य क्षेत्र से बाहर होता था। वहां पर जो लोग निवास करते थे वो अपना शासन खुद चलाते थे। जो लोग वनों के अलावा अन्य क्षेत्र में रह रहे हैं, उनका शासन कौन चलाता? पर जो लोग जंगलों में निवास करते थे, ना तो राजा ने जंगलों को कभी अपना राज्य क्षेत्र माना, और ना ही राजा वहां का प्रशासन चलाता था। तो जो लोग वनों में निवास करते थे वो अपना प्रशासन खुद चलाते थे। उनके में कबीलाई शासन चलता था। कबीलाई मतलब छोटे छोटे कबीले बना दिए और हम अपना शासन अपने तरीके से चला लेंगे। तो राजा के जमाने में कोई दिक्कत नहीं है, दो प्रकार के लोग रह रहे हैं। कुछ लोग राजा के राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वनों में निवास कर रहे हैं, वो अपना शासन प्रशासन खुद ब खुद चलाते हैं। कहानी खत्म। अब हमारे देश के अंदर अंग्रेजों की जब एंट्री हुई, तो आपको पता है कि अंग्रेजों के आते ही अंग्रेजों ने एक वो काम जो कभी राजाओं ने नहीं किया था, वो क्या किया कि अंग्रेजों ने जंगलों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। जब अंग्रेजों ने जंगलों पर कब्जा किया, वन बंदोबस्त करवाए, तो जंगल जब अंग्रेजों के कब्जे में आने लगे, तो अंग्रेज ये क्लेम करने लगे कि जंगल की जमीन हमारी है, जबकि जंगल पर ऑलरेडी कुछ लोग रह रहे थे। अंग्रेजों ने वनों में रहने वाले इन लोगों को इन वनों से निष्कासित करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेज कह रहे हैं कि दिखाओ आपके पास क्या प्रूफ है, ऐसा कोई प्रूफ दिखाओ जो ये साबित करता हो कि आप इस क्षेत्र के निवासी हैं या ये जमीन आपकी है। प्रूफ इनके पास था नहीं। तो अंग्रेज और जंगल में रहने वाले इन लोगों के बीच लड़ाई होने लगी, जमीन की लड़ाई। अंग्रेज चाहता है कि जंगल से चले जाए, और ये कहते हैं कि ये हमारी जमीन है, हम क्यों जाए। वनों में रहने वाले इन लोगों को पहली बार अंग्रेजों ने ट्राइब्स कहा, आदिवासी कहा, जनजाति कहा। तो ये जो ट्राइब्स वर्ड है ना, ये तब आया अस्तित्व में जब अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, जो लोग जंगलों के निवासी थे, जो लोग जंगल में रहते थे, उनको उन्होंने नाम दे दिया ट्राइब्स। ये आदिवासी लोग हैं, ये जंगल के रहने वाले लोग हैं, ये जंगली लोग हैं, कई सारे नाम उनको दे दिए। लड़ाई झगड़ा चलता रहा। बहुत सारे वनों में रहने वाले लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते हार गए। और अगर वो अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते हार गए तो उन्होंने अपनी मूल जमीन छोड़ दी, जो उनका मूल घर था छोड़ दिया, शहरों में शिफ्ट हो गए, सिटी में चले गए। तो जो जो कम्युनिटीज हारी अंग्रेजों से, जो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाई, वो तो शहरों में चली गई। पर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे, और लड़ाई चलती रही, वो हारे नहीं, वो वहीं पर टिके हुए रहे। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आजादी के समय अब सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये लोग जिन पर ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों ने खूब अत्याचार किया है, इनके साथ हम इक्वलिटी या समानता का सिद्धांत कैसे लागू करें। तब स्वतंत्रता के बाद भारत की सरकार के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं, उसको आप एक बार समझना। जब देश आजाद हो गया उसके बाद भारत सरकार ने 1953 में आजादी के बाद, संविधान के लागू होने के बाद, सबसे पहले एक आयोग गठित किया, पहला पिछड़ा आयोग। इसको बोलते प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग।
प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1953 में हुई। इस आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर को बनाया गया। तो इसको कभी कभी क्या भी बोल देते हैं, काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं। काका कालेलकर आयोग 1953 में गठित किया गया। भारत सरकार ने इस आयोग को यह जिम्मेदारी दी थी कि आप भारतवर्ष में एक काम करेंगे। काम क्या था इस आयोग का कि भैया इंडिया के अंदर शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग का आप पता लगाएंगे। शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं आप उनका पता लगाओ। इंडिया में कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज है जो ब्रिटिश काल में या उससे पहले शैक्षिक रूप से पीछे है या सामाजिक रूप से पीछे है, जिनका समाज की मुख्य धारा से पीछे चल रहा है, जो एजुकेशनली बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। आप इन लोगों का पता लगाएं। फिर 1953 में जब काका कालेलकर आयोग बना तो काका कालेलकर आयोग ने अब इस चीज पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। काका कालेलकर आयोग पूरे भारतवर्ष के अंदर भ्रमण करता है और भारतवर्ष में ऐसे वर्गों का पता लगाने की कोशिश करता है, ऐसी कम्युनिटीज को ढूंढता है जो शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से पीछे हो। शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की दो कैटेगरी बनाई गई। पहली कैटेगरी को शेड्यूल कास्ट कहा गया, दूसरी कैटेगरी को शेड्यूल ट्राइब्स कहा गया। ये माना जाता है पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा कि यदि किसी वर्ग में या कम्युनिटी में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन बहुत ज्यादा है, वो समाज की मुख्य धारा से बहुत पीछे चल रहे हैं, तो उन्हें ट्राइब्स का दर्जा दे दिया जाए और अन्यथा उनको शेड्यूल कास्ट इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाए। तो अब ये वर्ग है, ये आयोग है, ये काम कर रहा था, पूरे इंडिया में काम किया। तो इस वर्ग ने ये डिसाइड किया कौन कौन सी जातियां एससी वर्ग के अंतर्गत आएंगी और कौन कौन सी कम्युनिटीज एसटी वर्ग के अंतर्गत आएंगी, ये इन्होंने डिसाइड किया। जब ये सर्वेक्षण चल रहा था तो सर्वे करते करते ये लोग उत्तर प्रदेश भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश में जब इन्होंने एंट्री करी तो उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट लीडर होते थे उस समय गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ने इस आयोग को यह कह दिया कि हमारे राज्य में कोई भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत का स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा नहीं जी, कैसी बात कर रहे हैं आप, यहाँ कुछ सब ठीक है। पूछा गया उनसे कि ऊपर पहाड़ों में क्या हाल है, उन्होंने कहा वेट गुड नाइस है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब पूरे भारत में वर्ष में एससी और एसटी कैटेगरी डिसाइडेड हुई तो उस समय उत्तराखंड में किसी भी कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस नहीं दिया गया। अब 1958 और 59 में एक बड़ी घटना होती है, समझना आप। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे एक विधायक थे, उनका नाम कुछ आर्य, बलदेव आर्य होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक थे, उनका नाम था बलदेव आर्य। और बलदेव आर्य जब उत्तर प्रदेश विधायक थे तो एक दिन जब वो विधानसभा से बाहर निकल रहे थे तो विधानसभा की जैसे बाहर निकलते ही एक व्यक्ति जो उत्तराखंड के जोनसार भाबर से आया हुआ था, उसने बलदेव आर्य के सामने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और ने कहा आग लगा रहा खुद को। तो उसको रेस्क्यू किया गया। पूछा उसको भाई क्या दिक्कत हो गई, तो उस व्यक्ति ने कहा मैं जोनसार भाबर के कोल्टा समाज से संबंधित हूं और मैं जहां से आया हूं वहां पर मेरी जाति के लोगों को बंधुआ बना करके रखा जाता है, बांध के रखा जाता है सर, और बंधुआ बना देते हैं, पूरा काम करना पड़ता है उनका। तो बलदेव आर्य इस बात को सुनकर के चकित रह गए। उनने कहा अभी चलता है ये? उसने कहा बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो आप। तो फिर उन्होंने कहा अभी तो संविधान बन गया है, सब समान है। उन्होंने कहा होगा भाई संविधान, कहाँ रहता है संविधान, हमारे यहाँ तो नहीं है संविधान, यहाँ तो भैया हमको बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। तब कोल्टा जांच समिति बनी 1959 में, सरकार ने एक समिति बनाई, पता करो जरा कोल्टा जाति के लोगों की सच में ऐसी स्थिति है। कोल्टा जांच समिति के मेंबर पहुंचे जौनसार, पता चला ये तो घर घर की कहानी है, यहाँ पर तो खूब धूम धड़ाके से बंधुआ मजदूरी चल रही है। तब सरकार को ये रियलाइज हुआ कि इसका मतलब हमने जो जनजातियों का दर्जा दिया है ना, तो जनजाति का दर्जा सबको नहीं मिला, कुछ लोग छूट गए हैं। ये गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ तो सरकार ने कहा इसका मतलब कुछ लोग छूट गए हैं जिनको जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। तब 1965 में जनजातियों की नए सिरे से पहचान करने के लिए लोकर कमेटी बनी। अगली एक समिति बनाई गई, क्या नाम था उसका? लोकर कमेटी। लोकर जो है वो जज थे, जज साहब, रिटायर्ड जज थे, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, उनका नाम था लोकर। तो लोकर साहब की अध्यक्षता में 1965 में लोकर कमेटी का गठन हुआ। लोकर कमेटी क्यों बनाई गई, तब हम कहेंगे सर लोकर कमेटी जो है वह जनजातियों की नए सिरे से पहचान करने के लिए बनाई गई। फिर से पहचानो, बहुत सारे
ऐसे कम्युनिटीज थे जिनको जनजाति का दर्जा मिल चुका था, पर बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज भी थे जिनको जनजाति का दर्जा नहीं मिला हुआ था, मिलना चाहिए था, आज भी है। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हमारे स्टेट में आज भी ऐसी है जिन्हें जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए पर नहीं मिला है। फॉर एग्जाम्पल गुज्जर, आप एक कम्युनिटी देखते हैं तो गुज्जर हमारे राज्य में जनजाति की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो आप देखते हैं उनका बेचारों का घर ही नहीं है, उनका घर उनसे छीन लिया गया है। जनजाति के पास कितनी पावर होती है ये आप आगे के लेक्चरों में समझना। किसी भी जाति को जनजाति घोषित कर देने का मतलब है कि अब स्टेट उसके इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो देहरादून के आसपास के जो पहाड़ आपको दिखाई देते हैं वहां पर एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कभी हुई? 1983। 1983 से पहले ये जितने जंगल थे ना, ये गुज्जरों का घर था, यहां रहते थे गुज्जर। 1983 में उसको नेशनल पार्क बनाया तो सबको भगा दिया। देखो अब उनका घर कहाँ है? उनका घर ही नहीं है, वो लगभग बेघर है। तो आप देखते हैं उत्तराखंड में गर्मी होती है तो पहाड़ों पे चले जाते हैं, सर्दी होती है तो मैदानों में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास जनजाति का दर्जा नहीं है। यदि उनके पास जनजाति का दर्जा होता तो किसी भी कंडीशन में उनकी जमीन गवर्नमेंट एक्वायर्ड कर ही नहीं सकती थी। आपको स्पेशल राइट्स मिलेंगे ना, आपके अधिकार, क्योंकि ये जंगल आपने और आपके पूर्वजों ने बनाए हैं भाई, हमारा मूल अधिकार है ये। तो ये जंग ऐसे ही थोड़ी दे देंगे हम ना। जैसे आप आंख बंद करके एक बात कह सकते हो कि भविष्य में कभी भी जौनसार और भाबर में नेशनल पार्क का बनना लगभग असंभव है, बन ही नहीं सकता। क्यों? नेशनल पार्क बनाओगे तो इसका मतलब वहां की जमीन चाहिए होगी गवर्नमेंट को, और वहां एक जनजातीय क्षेत्र है। तो आप देखते हैं जौनसार भाबर कितना बेहतरीन जंगल है, देवदार के घने वृक्ष है, टॉन्स नदी घाटी में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, पर वहां नेशनल पार्क नहीं, क्योंकि वहां के निवासियों के पास जनजाति का दर्जा है। तो बहुत सारे लोगों के पास था, 65 में कई लोग थे जो छूट गए थे। तो जनजातियों की नए सिरे से पहचान करने के लिए 1965 में कमेटी बनी। क्या नाम रखा उसका? उसको बोलते हैं लोकर कमेटी। लोकर कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1967 में। 1967 में ये लोकर कमेटी जो है यह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है, और तब 1967 में लोकर कमेटी ने बहुत सारी जातियों का नाम लिखा हुआ था, बहुत सारी जातियों का नाम लिखा हुआ था कि इन जातियों को भी जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। 1967 में लोकर कमेटी ने, जो लोकर कमेटी थी, इस लोकर कमेटी के द्वारा कुछ जातियों का नाम जो है वो अपनी रिपोर्ट में लिख दिया गया। उन्होंने कुछ जातियों के नाम लिखे कि भाई इनको भी जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। तो 1967 में लोकर कमेटी की रिपोर्ट जब सरकार के पास पहुंची तो उसमें लगभग 250 जातियों का नाम लिखा हुआ था कि इन्हें जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। उन 250 जातियों में से 5 कम्युनिटीज ऐसी थी, 5 जातियां ऐसी थी जो हमारे राज्य में निवास करती थी। तो हम ये मानते हैं कि 67 में ही उन 250 जातियों के साथ ही हमारे राज्य की भी 5 कम्युनिटीज को जनजाति का दर्जा मिला 1967 में। उसके बाद आज तक जनजातियों की नए सिरे से पहचान करने के लिए कोई समिति नहीं बनी है। तो 5 ही जनजातियां हैं जो हमारे राज्य में रहती है। एक बार आप समझो जरा ध्यान से, देखो कहां कहां पर है जनजातीय क्षेत्र। एक तो देखो ये वाला जो एरिया है ना उत्तरकाशी का, ये उत्तरकाशी का एरिया, ये चमोली का एरिया, ये वाला चमोली का एरिया, और ये पिथौरागढ़ का एरिया। ये ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय। यहां पर हर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। यहां रहने के लिए वही व्यक्ति रहेगा जिसने वर्षों यहां बिताए हैं, कई पीढ़ियां यहां पर खुद को, अपने शरीर को इस टेम्परेचर, इस क्लाइमेट के अनुसार एडजस्ट कर दिया जिसने ना। तो सबसे पहली कम्युनिटी जिसके पास जनजाति का दर्जा है वो हमारे राज्य में रहती है ग्रेट हिमालय में। तो ये महान हिमालय की जनजाति है, और इस क्षेत्र में जो लोग को जनजाति का दर्जा प्राप्त है उनको बोलते हैं भूटिया। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, भूटिया। तो भूटिया पहला कम्युनिटी है जिसको हमारे राज्य में जनजाति का दर्जा प्राप्त है। एक दूसरा देखो, आप निचले क्षेत्र में आएंगे तो ये देखो, ये देहरादून का ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये कौन सा हिमालय है? ग्रेट या मध्य? ये मध्य हिमालय है। तो इस मिडिल हिमालय के अंदर देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली दूसरी कम्युनिटी जिसके पास जनजाति का दर्जा है, इसको बोलते हैं जौनसारी। तो जौनसारी हमारे राज्य का दूसरा जनजातीय वर्ग है। ठीक है, भूटिया पहला जनजातीय वर्ग, दूसरा जौनसारी हमारे राज्य का दूसरा जनजातीय वर्ग है। तीसरा अगर आप देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर अगर आप देखोगे तो इस क्षेत्र को बोलते हैं तराई और भाबर। इस तराई और भाबर के क्षेत्र में, ये वाला जितना भी एरिया है, इस तराई और भाबर के क्षेत्र में 2 कम्युनिटीज रहती है। एक को बोलते हैं बोक्सा, एक को बोलते हैं थारू। तो बोक्सा और थारू ये तराई भाबर की जनजातियां हैं।
एक महान हिमालय की जनजाति है। महान हिमालय की कौन? भूटिया। मध्य हिमालय की कौन? जौनसारी। तराई भाबर के निवासी थारू और बोक्सा। इनको भी 67 में जनजाति का दर्जा दिया गया। और फिर पिथौरागढ़ का एक बिल्कुल इंटीरियर एरिया है, लास्ट एरिया है, पहाड़ों का क्षेत्र है, अस्कोट इसे कहते हैं। यहां पर एक कम्युनिटी रहती है जिसको बोलते हैं राठी। ये नाम, ये कम्युनिटीज के नाम है। जैसे मेरा जिला टिहरी है, मैं टिहरी जिले से आता हूं। आप मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछोगे ना, गुरुजी आप कौन हो, तो कौन का मेरे पास एक आंसर है कि मैं कहूंगा सर मैं गढ़वाली हूं, तो गढ़वाली मेरी एक आइडेंटिटी होगी। अगर आप जौनसार से तो आप क्या कहेंगे, सर मैं जौनसारी हूं, तो जौनसारी आपकी एक आइडेंटिटी होगी। ऐसे ही हमारे राज्य में कुछ लोग हैं जिनको राजी कहते हैं, तो वो जनजातीय वर्ग में आते हैं। तो कितनी जनजातियां हो गई, और सबको जनजाति का दर्जा कब मिला है? 1967 में ही मिला है। तो उत्तराखंड में ये 5 जनजातीय वर्ग हैं, जनजातीय समूह हैं। इनके बारे में हमको अब पढ़ना है, जनजातियों के बारे में। ठीक है, किसी भी जनजाति के बारे में हमें जब डिस्कशन करना होता है तो क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, क्या हमारे सिलेबस का पार्ट होता है। तो आप समझना कि जब हम किसी जनजाति के बारे में पढ़ते हैं तो हम 2024 को ध्यान में रख करके कुछ नहीं पढ़ सकते। आज समाज यूनिफॉर्म है क्योंकि हम कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं। तो कला और संस्कृति का पता तब चलेगा जब हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो जिस भी कम्युनिटी के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये देखना होता है। जैसे हम मान लो कि पढ़ रहे हैं बोक्सा के बारे में, तो हम ये देखते हैं कि बोक्साओं की संस्कृति कैसी है, कला संस्कृति कैसी है कौन बोक्सा, कहां से आया है, इसका ग्रामीण समाज कैसे होता है, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। किसी भी जनजाति के बारे में हम इन कुछ बिंदुओं के बारे में अध्ययन करते हैं जब भी जनजातियां पढ़ते हैं। तो कितनी है उत्तराखंड में जनजातियां? 5। और इन 5 जनजातियों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो एक एक करके इन 5 जनजातियों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करो। पहली जनजाति का नाम आप लिखो थारू। थारू पहली जनजाति। क्यों हम सबसे पहले थारू के बारे में पढ़ते हैं? क्योंकि थारू जनजाति जब 2011 में जनगणना हुई थी तो आपको पता होगा उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। पता है आपको? जनजातियों में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की थी 2011 जनगणना में? तो थारू। थारू जो है वो सबसे ज्यादा है संख्या में। ऑब्वियस है वो तराई भाबर के निवासी है, और तराई भाबर में भैया पॉपुलेशन ज्यादा होता है, हमेशा वहां पॉपुलेशन ज्यादा होता है। तो पहली जनजाति जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उस जनजाति का नाम थारू है, थारू जनजाति। अब पढ़ना है जैसे जनजातियों के बारे में जो जो पॉइंट पढ़ते हैं। उत्तराखंड का पहला जनजातीय वर्ग जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं इसका नाम है थारू। ठीक है, थारू 2011 की जनगणना में थारू जो है वह सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति उत्तराखंड की थी। अब जनजातियों के बारे में यहां आप फ्रेमिंग देख लो। जैसे हम यहां पढ़ेंगे सारी जनजातियों में 2 कॉपी यही पढ़ना है कि किसी भी जनजाति के बारे में जब पढ़ा जाता है तो सबसे पहली चीज जो हम किसी भी जनजाति के बारे में पढ़ते हैं वो उसकी उत्पत्ति पढ़ते हैं। ओरिजिन, ये है कौन, मतलब कहां से आए हैं, इनका मूल संबंध कहां से है। तो इतिहास में खासकर इस चीज पर खूब चर्चा होती है। जब भी हम किसी के बारे में पढ़ते हैं ना तो उत्पत्ति के पीछे आदमी खूब भागता है, भाई ये है कौन, इसका हिस्ट्री कहां से है, यह व्यक्ति मूलतः कहां से संबंध रखता है। अब जब हम किसी भी जनजाति की उत्पत्ति को पढ़ेंगे तो आप समझना कि किसी भी चीज को पढ़ने के 2 आधार होते हैं। एक आधार होता है वैज्ञानिक, किसी भी चीज का जब हम अध्ययन करते हैं ना तो एक होता है वैज्ञानिक, और एक आधार होता है धार्मिक या फिर आपके खुद के रिचुअल्स या फिर आपकी खुद की मान्यताएं, है ना। जैसे हम सब के सब इस क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं हम इंसान हैं, मानव। मानव कैसे बना? विज्ञान कहता है कि मानव पहले बांदर था बन, ऐसे बोल कि पहले हम बांदर थे तुम तो तुम रहे होंगे, हम मैं नहीं मानता। हमारे पूर्वज बंदर थे ऐसा विज्ञान कहता है। तुम्हारे रहे होंगे, मैं इस बात में नहीं मानता, मैं कभी विश्वास नहीं करता हूं। मैं इस वाले मत के साथ जाता हूं कि हमारे पूर्वज मनु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, भगवान, इस वाले में, ठीक है ना। तो आपके 2 प्रकार के मत हो गए ना। विज्ञान कहता है कि बांदर, चंपैंजी, होमोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस ऐसा था, पता नहीं। तो वो अगर तुम मानते हो ऐसा बांदर वाला, अगर मानते हो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं मानता भाई, मैं ये मानता हूं कि पहले सतयुग आया, त्रेतयुग आया, ऐसा हुआ तैसा हुआ। तो 2 प्रकार है ना आपके पास मानने के, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो अपनी उत्पत्ति की वो कहानी पढ़ सकते हो जो धार्मिक है, जैसे ब्रह्मा ने मनु का निर्माण किया, हम मनु की संतानें हैं। मनु बांदर नहीं था, मनु इंसान था, तो हम इंसान की संतान है, ये धार्मिक महत्व हो गया। और दूसरी तरफ क्या हो गया कि हम वही थ्योरी पे चले कि इंसान जो है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि जब भी हम किसी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं तो उसके 2 आधार होते हैं, एक वैज्ञानिक आधार और एक धार्मिक आधार।
यदि हम थारू जनजाति को वैज्ञानिक आधार पर इसका विश्लेषण करें, जो मानव वैज्ञानिक है, अब मैं थोड़ा एक दो चीजें आपको बता देता हूं कि दुनिया में जो भी लोग निवास करते हैं ना, उनके अंदर लगभग मानव वैज्ञानिकों के अनुसार साइंस में जब रिसर्च करी गई तो ये पाया गया कि एक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग जो है ना वो लगभग एक जैसे होते हैं। भाई शकल तो सबकी एक जैसी नहीं हो सकती ना, सबकी एक जैसी होगी तो पहचानेंगे कैसे? पर आपको पता है इस क्लास में हम जितने लोग बैठे हम लगभग सबके सब एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही स्टेट से आते हैं, हम लगभग एक जैसे। इस क्लास में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत रेयर चांस है कि कोई ऐसा बच्चा हो इस क्लास में, तो छोड़ो आप जिस भी जगह से हो, बहुत रेयर चांस है कि आपके आसपास कोई 6 फीट का व्यक्ति आपको मिल जाए। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में आते हैं वहां 6 फीट हाइट होती ही नहीं है भाई, 5 फीट 5.5 फीट ये है, जैसे मैंने बोला ना। अब एक है पूरी क्लास में कि ये मिल गया अधिक लंबा, अदरवाइज सबकी औसत ऊंचाई 5 फुट 6, 5 फुट 8, 5 फुट 10। पता है, सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। आप उत्तराखंड से आते हो, आपकी ऊंचाई कम होगी, इसलिए आप पर्वतीय सर्टिफिकेट ले आते तो कम छूट मिलती ना। क्योंकि पता है आप पहाड़ के हैं जी, आपकी हाइट ज्यादा नहीं होगी। पूरी क्लास के अंदर एक एक बच्चे को देख लो, लगभग सबके बाल एक जैसे ही है, लगभग एक जैसे बाल, लगभग लोग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो मानव वैज्ञानिक क्या करते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले मानवों को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। 2-3 वर्ग मैं आपको बता देता हूं। मानवों का पहला वर्ग जो भारत से संबंधित हुआ करता था उसको बोलते थे निग्रीडो, अभी गायब हो गए। निग्रीडो पहला वर्ग है। निग्रीडो किसको बोलते हैं, क्या उसका नाम, क्रिस गेल देखा, क्रिस गेल, हाँ वो निग्रीडो है भाई। ऐसे मानवों को कहते हैं निग्रीडो। क्या हाइट है, ऐसा देखना पड़ेगा भाई को ना। और भाई साहब हाथ कहीं कहीं तो ये छोटी के बराबर होगा, इतना लंबा चौड़ा भाई, हाथ ही उसका इतना बड़ा होगा। तो ऐसा मानव जो 6-6.5 फीट का हो। अच्छा, जो क्रिस गेल है उसी की तरह ड्वेन ब्रावो भी है ना उनका, वो भी लगभग, चलो वो तो थोड़ा छोटा, क्या बोलते, पोलार्ड, वैसे ही उनकी पूरी टीम देखो, पहचान में ही नहीं आएगी आपको। तो वो मानवों की एक प्रजाति हो गई, उसको बोलते हैं निग्रीडो। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप एक प्रजाति के बारे में सोचो। आपके सामने अगर मैंने 4 लोग खड़े किए हुए, बोल कुछ नहीं रहे, बस आपके सामने खड़े हैं, कौन है वो 4 लोग? एक है नेपाली गोरखा भाई, एक गोरखा, एक चीन का, एक मंगोलिया का, एक ताइवान का, चारों आपके सामने हैं। क्या आप पहचान लोगे कौन किस देश का है? गोरखा वैसे ही दिखाई देता है जैसा चाइनीज दिखाई देता है, चाइनीज वैसा ही है जैसे कोरियन है, थोड़ा बहुत मूल अंतर है, बाकी सब एक जैसे। तो मानवों की ये वाली जो प्रजाति है, कौन सी प्रजाति, गोरखा भाई वाली प्रजाति, गोरखा वाली जो प्रजाति है ना, जो भी व्यक्ति गोरखा की तरह दिखाई देता है उसे मानवों की मंगोल प्रजाति कहते हैं। मंगोल, इस कमरे में बैठे हुए हम सब लोग क्या है, हम मंगोल हैं। मानव वैज्ञानिकों के अनुसार हम मंगोल परिवार से संबंध रखते हैं, उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं लगभग। हमको अगर मानव की प्रजातियों में किसी से मैच किया जाए तो क्या हम वेस्ट इंडीज वालों की तरह दिखते हैं? नहीं। अमेरिका वालों की तरह? बिल्कुल नहीं। यूके, ब्रिटेन? नहीं सर। हमारा एडजस्टमेंट कहां की तरफ होगा? नेपाल, ताइवान, मंगोलिया। तो हम सब के सब लोग जो है ना, इन्हें मानवों की किस प्रजाति से संबंधित माना जाता है? उत्तराखंड की किसी भी जनजाति में यदि उस जनजाति की उत्पत्ति का वैज्ञानिक आधार पूछा जाए, कुछ नहीं करना, आंख बंद करनी और सीधा लिख देना है मंगोल। तो मानव वैज्ञानिकों के अनुसार थारू जनजाति जो है वह मंगोल परिवार से संबंध रखती है। ठीक है, मंगोल परिवार। और टाइम लगेगा तो पढ़ना एक बार, जैसे बेसिक इनके कुछ बनावटी गुण बताए गए। मंगोल परिवार का व्यक्ति किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसकी हाइट कम, हमारी हाइट कम होती है ना उत्तराखंड वालों की, देखो हाइट कम, कद छोटा, चौड़ा माथा, चपटी नाक, बाल मध्यम, औसत ऊंचाई, कद काठी में गट्ठा टाइप का, इसको बोलते हैं मंगोल। तो पूरे उत्तराखंड में जितने तुम हम सब के सब जितने भी हैं वहां किस परिवार से आते हैं? हम मंगोल परिवार से संबंध रखते हैं। तो थारू जनजाति के बारे में भी वैज्ञानिकों का मानना यह है कि वह मंगोल परिवार की एक शाखा है, वह मंगोल ही है। जबकि अपनी खुद की इनकी मान्यता क्या है, स्थानीय मान्यता क्या है? तो थारू जनजाति की स्थानीय मान्यता, अपने आप से आप क्या समझ के चलते हैं? तो स्थानीय मान्यता क्या है? तो सुनो, बहुत साल पहले की कहानी है, आपको पता होगा 1296 ईस्वी के अंदर ये जो दिल्ली था ना, दिल्ली की गद्दी पर एक राजा बैठा। उस राजा का नाम, मैं नाम ही भूल गया उसका, एक पिक्चर बनी उन्होंने पद्मावत, खिलजी, अलाउद्दीन, नाम सुना आपने? वो पिक्चर बनाई, रणवीर कपूर एक था हीरो, हाँ वही रणवीर सिंह। देखा तुमने पिक्चर, देखा? हाँ, तो अगर आपने पिक्चर देखी है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अलाउद्दीन कैसा रहा होगा। जैसा रणवीर सिंह ने वहां एक्ट किया उससे कहीं ज्यादा बुरा,
पागल टाइप राजा था अलाउद्दीन खिलजी। ये 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद इसने भारत में बहुत कुछ बदला भाई। इससे पहले भी थे राजा, जब ये राजा बना तो राजा बनने के बाद एक राज्य पर आक्रमण करने लगा। पूर्ववर्ती राजाओं की तरह ही जब इसने किसी राज्य पर आक्रमण किया तो इसने पूर्ववर्ती राजाओं का अनुसरण नहीं किया। पहले राजा क्या करता, गया, इस पे लड़ाई की, इसको मारा पीटा, इसका राज्य अपने में हड़प लिया, खत्म कहानी। अलाउद्दीन ऐसा किया नहीं। अलाउद्दीन इस राज्य पर गया, इस राज्य पर आक्रमण करने के बाद यहाँ के राजा की बुआरी को चुरा के ला गया। ये नया था, आज तक किसी ने नहीं किया। पत्नी चुरा दी, पत्नी, अबे पत्नी को चुराते भाई कोई, तो इसने रानी को ही चुरा के ले आया। तो लोग बड़े चिंतित हुए क्योंकि भारत में इस प्रकार की युद्ध नीतियां चली नहीं थी। कई बार लोगों को लगा दक्षिण भारत गया, वहां से रामचंद्र देव राजा की पत्नी कमला देवी को चुरा के ले आया। तो लोगों को लगा यार हो सकता है पहली बार है। पर वो जिस भी राज्य में जाता उस राज्य की राजकुमारियों को और रानियों को चुरा करके ले जा लेता। आपने पढ़ा है जब राजस्थान गया, वहां पद्मावती के पीछे बताओ कितना युद्ध उसको करना पड़ा। तो ये राजा जब राजस्थान पहुंचा, ऐसा कहते हैं, मैं क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे थारू जनजाति की खुद की मान्यता क्या है। विज्ञान तो कहता है कि ये मंगोल है, और जब विज्ञान के बारे में आओगे पूरे उत्तराखंड में जितने लोग रहते हैं भैया सब लोग मंगोल परिवार से संबंध रखते हैं। जौनसार भाबर का क्षेत्र यदि आप छोड़ दो तो अन्य जितना क्षेत्र है, जौनसार को छोड़ो बाकी जितना क्षेत्र है, पूरा कुमाऊं, पूरा गढ़वाल, पूरा ऊपर प्रदेश, भोटिया जनजाति सब किसमें आते हैं, मंगोल में। गढ़वाली हो, कुमाऊनी, सब मंगोल परिवार में आते हैं। तो हम इनकी स्थानीय मान्यता पढ़ रहे हैं कि ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि राजस्थान पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो राजस्थान के राजा बड़े चिंतित हुए। उन्हें पता था कि अलाउद्दीन आक्रमण कर रहा है, तो इससे सबसे ज्यादा खतरा जो है हमारे राज्य में महारानियों को और राजकुमारियों को है। तब ये माना जाता है कि राजस्थान के राजाओं ने यह डिसाइड किया कि सभी राजकुमारियों को और सभी रानियों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। तो इन्होंने क्या किया, सारी राजकुमारियों को और सारी रानियों को कहा जाओ कहीं छुप जाओ। तो राजस्थान की राजकुमारियां और रानियां छुपने के लिए बोलते इस जगह आए, तराई भाबर में, क्योंकि ये छुपने की सबसे बेहतरीन जगह है। तराई और भाबर पर कभी किसी राजा ने अधिकार नहीं किया। जंगल बड़े घने होते हैं, दिल्ली के राजा यहाँ एंट्री नहीं करते थे। और यहाँ सबसे बड़ी बात कि अगर आपके पीछे कोई पड़े तो ऊपर पहाड़ों में छुप जाओ। इसके ऊपर पहाड़ स्टार्ट हो रहे हैं, शिवालिक पर्वत। तो रानियां और राजकुमारियां इधर आ गई। कौन आए इधर, तो यहाँ राजकुमारियां आ गई है, यहाँ पर रानियां आ गई है। और इन राजकुमारियों का और रानियों का ध्यान रखने के लिए कुछ नौकर चाकर भी भेजे गए। गुल्लू को भी भेजा, गुल्लू इनका नौकर था। गुल्लू तू भी जा, भाभी का ध्यान रखना। राजा यही है राजस्थान में, राजा ने कहा जा गुल्लू ध्यान रखना फैमिली का, मैं आऊंगा। राजा ये प्रॉमिस किया आप जाओ छुप जाओ उधर पहाड़ों में, हम अलाउद्दीन का अंत करके आ जाएंगे वहां। अलाउद्दीन जब गया राजस्थान और उसने देखा यार राजकुमारी रानियां कहां है ही नहीं, तो अलाउद्दीन को गुस्सा आया, उसने राजा की हत्या कर दी, एक राजा जीवित नहीं छोड़ा। ये लोग यहाँ इंतजार में बैठे थे, तुम कब आओगे वाला पोज बना के, कब आओगे, कभी नहीं आए, मर गया वहां। राजा वहीं नहीं पड़ गया, तो राजा आया ही नहीं कभी। तो राजकुमारियां, रानी, नौकर वहीं। और अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है ना, पद्मावत आप एक पिक्चर देखे होगी ना, अब ये ढूंढ रहा है, ये पूरे भारत में ढूंढ रहा है कहां गई ये राजकुमारियां, रानियां कहां गई, कहां चले गए। और ये यहाँ तराई भाबर में छुपे हुए हैं। क्या ये अपनी आइडेंटिटी किसी को बता सकते हैं? किसी को बता दी और उसने अलाउद्दीन को बता दी तो वो यहीं पहुंच जाएगा। तो इन्होंने कुछ नहीं, जब ये इस क्षेत्र में आए किसी ने पूछा भी होगा ना इनसे कौन है आप, इन्होंने कहा कोई नहीं, यहीं रहते, बगल से आए ना, देहरादून से आए, देहरादून यहाँ है हमारा घर, हम यहाँ से आए, राजस्थान थोड़ी बताएंगे। राजा का इंतजार किया कई वर्षों तक, राजा लोग आए नहीं। और जब राजा लोग आए नहीं तो अब अपनी खुद की सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि इन सब लोगों ने क्या किया कि नौकरों का जो लड़का था गुल्लू, इस गुल्लू का विवाह कर दिया राजकुमारी के साथ। वैसे राजकुमारी का विवाह राजा से होना है, होना तो ये चाहिए ना कि राजकुमारी का विवाह राजकुमार से होना चाहिए, पर राजकुमार को ढूंढने जाएंगे तो अलाउद्दीन आ जाएगा वहां ना, अलाउद्दीन आ जाएगा, बताना कैसे, मैं राजकुमारी, मैसेज पहुंच जाएगा वहां। इसलिए उन्होंने कहा आपस में इधर ही कर लो भाई विवाह। तो यहाँ गुल्लू का विवाह राजकुमारी से हुआ है ना। तो एक कम्युनिटी बनी। ये थारुओं की मान्यता है कि हम तो राजस्थान से आए हैं, हम तो रानी पद्मावती के वंशज है, राजकुमारियां कहती है, यहाँ की स्त्रियां कहती है हम रानी पद्मावती के वंशज है। पुरुषों से भी पूछा जाता है किसके वंशज है, गुल्लू के वंशज मानते खुद को। गुल्लू के मतलब हमारा क्या वंशज मानना है मतलब ना। तो यहाँ एक नई कम्युनिटी का जन्म हुआ। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, गुल्लू का विवाह अगर राजकुमारी से हुआ तो वो राजा नहीं कहलाएगा, गुल्लू ही था, पहले भी गुल्लू था। ऐसा नहीं कि उसका विवाह राजकुमारी से हुआ और अब वो राजकुमारी के लेकर के लाओ, अबे राजकुमारी होती भाई, पहले भी और अभी भी। पहले भी उसके लिए पानी का गिलास लाता था, अभी भी लाएगा। पहले भी उसके सामने जी 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 बोलता था, अभी भी। जब इसको गुस्सा आएगा तो लगेगी भी थप्पड़ खींच के ना, पहले भी और अभी भी। तो एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां पुरुषों की तुलना में अधिकार किसके पास होंगे, स्त्रियों के पास। मात्र सत्तात्मक समाज का निर्माण थारुओं में क्यों हुआ, क्योंकि वहां की जो स्त्रियां हैं
वो स्वयं को बड़े वर्ग से मानती है। भाई जी राजकुमारियां, हम आदमी लोग तो गुल्लू भाई है ना। तो पुरुष जो है वो निम्न वर्ग से मानता है, वो कहता है नौकर थे, इनके नौकर थे। तो किस प्रकार के समाज का निर्माण होगा? मात्र सत्तात्मक समाज का निर्माण होगा। तो अब आप अगले पॉइंट पे आओ। स्थानीय मान्यता के अनुसार आप लिखना, थारू जनजाति के लोग स्वयं को रानी पद्मावती का वंशज मानते हैं। रानी पद्मावती का वंशज, वो कहते हैं हम रानी पद्मावती के वंशज हैं। ठीक है, थारू जनजाति के लोग स्वयं को रानी पद्मावती का वंशज मानते हैं और ये मानते हैं कि हम राजस्थान से आए हैं। ये अपना मूल संबंध राजस्थान को मानते हैं। थारू हमारे राज्य में तराई भाबर में निवास करने वाली वह जनजाति जो राज्य में सबसे ज्यादा संख्या में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या थारुओं की है। वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो थारुओं का मानना यह है कि वे मंगोल परिवार से संबंधित है, जबकि स्थानीय परंपराओं के आधार पर थारू स्वयं को रानी पद्मावती का वंशज मानते हैं। वह अपना मूल संबंध किस राज्य से जोड़ते हैं? राजस्थान से जोड़ते हैं। वो कहते हैं हम राजस्थान के राजपुताना है, अलाउद्दीन के डर से आकर के यहां बस गए थे। ठीक है, तो ये स्थानीय मान्यता, ये उनका वैज्ञानिक आधार। किसी भी जनजाति में जो चीज हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से पढ़नी है वो है सामाजिक व्यवस्था। किसी भी जनजाति की सामाजिक व्यवस्था, उनका पंचायती राज सिस्टम, उनकी अर्थव्यवस्था, उनके त्योहार, उनके लोक पर्व, नृत्य, यही तो जनजाति का सिलेबस है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामाजिक व्यवस्था, कि थारू जनजाति में समाज किस प्रकार का है, वहां पर किस प्रकार का समाज हमें दिखाई देता है। अभी हमने बात क्लियर कर दी कि स्त्रियां स्वयं को बड़े वर्ग से संबंधित मानती है, इसलिए पहला पॉइंट तो मैं आंख बंद करके लिख सकता हूं कि थारू जनजाति में समाज कैसा होता है? मात्र सत्तात्मक। इसका मतलब क्या है? मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, दो वर्ड चलते हैं। पितृ सत्तात्मक का मतलब है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां पर पुरुषों के पास महिलाओं से अधिक अधिकार हो, या बच्चे की पहचान जब पिता के नाम से होने लग जाए तो उसे पितृ सत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं। आपके यहां कौन सी है, मात्र सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक? मतलब आप ये मान के चलो कि आपकी पहचान किससे है? जब शादी हो गई एक लड़की की तो उसको अपना सरनेम चेंज करना पड़ता था, अभी तो नहीं है, मतलब अभी जमाना बदल रहा है। पर पहले क्या कि अब आपने पुरानी कास्ट सिस्टम छोड़ दिया और आप जो बच्चे हैं, हम जो बच्चे हैं, हमने क्या किया? अपने पिता का सरनेम चूज किया, मां का नहीं चूज किया। तो समाज में स्त्रियों की तुलना में जब पुरुष हावी होता है तो उसे बोलते हैं पितृ सत्तात्मक व्यवस्था। जब पावर पुरुष के पास ज्यादा होती है, तो वहां घर के अंदर पावर किसके पास ज्यादा है? मम्मी के पास कि पापा के पास? ठीक है, जैसे छोटी ने बोल दिया मम्मी, अभी जमाना बदल रहा है ना, अब पावर वैसे वास्तव में तो मम्मी के पास है, पर मतलब बड़े मामलों में कि पुरुष को ही आगे रख दिया जाए। वैसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो प्रैक्टिकली पावर तो मम्मी के पास है ना। पापा मम्मी के सामने कहाँ बोलते, तो साइलेंट हो जाते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। पर और मामलों जैसे हमारे सामने हीरो बनता पापा ना, ऐसा तैसा गाँव में और सामने ना, और पिताजी को डाउन करना तो मम्मी को ले आओ बस सामने, अपनी टीम में मम्मी को कर दो। इसलिए घर में अमूमन जिन बच्चों का माँ पर कंट्रोल ज्यादा होता है ना, वो राजा है। फिर उनको टेस्ट करके दिखाओ, पापा कैसी बात कर दी ना, सिक्योरिटी गार्ड है अपने साथ 24 घंटे, है ना। तो माँ तो पावर है उसके पास। लेकिन सामाजिक परंपराओं में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसका अंतिम संस्कार करना हो, अब मम्मी को थोड़ी भेजेंगे, कौन वहां पर? पिता। तो अधिकार किसके पास ज्यादा है? पुरुषों के पास। इसलिए अन्य समाजों में पितृ सत्तात्मक है व्यवस्था, पर थारुओं में समाज किस प्रकार का है? मात्र सत्तात्मक। अब देखो बेसिक बातें, कुछ बातें हैं जो हर जगह होंगी, हर जगह। जनजातियों में अमूमन ये देखा गया है प्राचीन काल से कि जनजातियों में लिंगानुपात जो है ना, वो हमेशा से कम रहा है। किसी भी जनजाति को हम पढ़ेंगे तो ये बहुत कॉमन बात है, लिंगानुपात का कम होना। मतलब पुरुषों की संख्या ज्यादा और स्त्रियों की संख्या कम। पढ़ना नहीं, इसको समझना है, बेसिक बातें हैं। जैसे आपका हमारा समाज होता है वैसे थारू का समाज होता है, तो यहाँ लिंगानुपात कम है, यानी पुरुषों की संख्या ज्यादा, स्त्रियों की संख्या कम। अब मैं कुछ एक बातें कह रहा हूं, आप प्रैक्टिकली उसको आंसर देना मुझे। जैसे आप यहाँ कोचिंग करने आए हो, मेरा मानना है अधिकांश बच्चे, बहुत कम बच्चे होंगे जो लोकल होंगे यहीं के, बाकी आप गांव से इधर उधर से आए ना। चलो आप यहाँ आए, आज शाम को आप अपने घर में फोन करते हैं, अब फोन करके करना एक दिन ऐसे ही ट्राई, क्या प्रैंक बोलते हैं ना, प्रैंक, इन्हें प्रैंक करना ऐसे। हेलो, फोन उठाया मम्मी ने, हेलो मम्मी, लड़की हो या लड़का, अब फोन करके आपने कहा मम्मी मैंने लड़का ढूंढ लिया है, कल शाम मेरी शादी है, आ जाना। अगर आप ऐसा कह दें फोन करके, या फिर आप ये कह दें कि मैंने अपने जीवन साथी का चयन कर लिया मम्मी यही देहरादून में, तो क्या होगा यार भाई? होगा क्या फिर? मेरे ख्याल से आपके फोन जाने के कुछ घंटे बाद आप घर होंगे ना, फिर गाड़ी बुक करके आ जाएंगे यहाँ, है ना। थप्पड़ थप्पड़ लगेगी, ऑब्वियस है ना भाई, थप्पड़ तो लगे। अबे भाई तू पढ़ने गया वहां, तू ना
क्यों भेजा गया है? पढ़ने। आप अपनी जिद पर अड़ जाते, ना जी मुझे करनी है शादी कैसे भी करके। अब आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे, मैं 2024 की बात कर रहा हूं, आज की बात। पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो पूछा जाएगा ना, वो ये पूछा जाएगा, लड़का है कौन? पहले ये बता, किसकी बात चल रही है, कौन है? अब सुनो, आपका जवाब मैटर करता है बहुत कुछ। उनने पूछा लड़का कौन है, आपने कह दिया लड़का एक्स नाम का आदमी है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, कहां का है? आपने कहा केरल का। रिश्ता मंजूर होगा हाँ कि ना? मतलब देखना ही नहीं ना बेटा, पागल है जो, मारूंगा थोड़ा। केरल है ना, असम कह दो तो नहीं ना, तो दूसरे स्टेट तो बहुत, यूपी भी। अब पागल है क्या भाई? आपका आंसर ये होता है उत्तराखंड। तो अभी ठीक है, ठीक है, अभी ओके है, मतलब ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। अगर आप अदर स्टेट की बात करें तो रिश्ता खत्म है साधारणतया, पर आपने कहा उत्तराखंड, तो अब ये आएगा उत्तराखंड में कहां से? और मान के चलो कि आप गढ़वाल के हैं और आपने कह दिया कुमाऊं, हाँ कि ना? ना ना, वो कुमाऊं नहीं तेज होते हैं, वैसे कहें वो कुमाऊं सारे ऐसा नहीं करते हम। कुमाऊं वाले कहें गढ़वाली बहुत तेज होते भाई, गढ़वाल वाले कुमाऊं, कुमाऊं वाले गढ़वाल, जोन सारे, ये सब ऐसा चलेगा। मतलब आप जिस कम्युनिटी से, अगर आप उस कम्युनिटी से अलग गए, रिश्ता ना ना, नहीं नहीं नहीं, मतलब ही नहीं। तेरे पापा नहीं मानेंगे, मम्मी का कॉमन वर्ड यही होगा, बेटा तेरे पागल है कि तेरे पापा मानेगा ही नहीं। अब आपने मान लो खुद आप गढ़वाल के हो और उन्होंने पूछा कहां से, तो आपने कहा गढ़वाल। क्या क्वेश्चन रुक जाएगा? मतलब ही। अब पूछेगा कहां गढ़वाल, कौन गढ़वाल? अब गढ़वाल में भी प्रश्न होगा। मान लो आप टेरी गढ़वाल, तब आपसे पूछा कहां गढ़वाल, आपने कहा पौड़ी गढ़वाल। ये पौड़ी है, पौड़ी के तो बहुत तेज पागल है, पौड़ी से बहू नहीं लानी भैया, फिर ये हो जाएगा। आपने कहा गढ़वाल, कौन गढ़वाल? पौड़ी, पागल है क्या? मतलब उनको ये चाहिए कि आप टेरी के, तो आप टेरी गढ़वाल में ही ढूंढो। अब आपने कह दिया मान लो कि टेरी गढ़वाल, तो अब मम्मी चुप नहीं होगी, टीरी में कहां की? अब टीरी में कहां की पूछा जाएगा। आपने कहा सर टीरी में खास पट्टी, पागल है, खास पट्टी ना लो, बोल बहुत तेज लड़की होती भाई वहां की। मतलब एक जो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई ना, समझ रहे आप? आज की बात कर रहा हूं मैं 2024, और हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, आज से 200-300 साल पहले पढ़ रहे हैं। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ है जहां विवाह के समय अपनी कम्युनिटी से बाहर जाना गलत माना गया, नहीं जाने देते ना, एक व्यवस्था बनी हुई है। आप अगर अपने पुराने लोगों को देखोगे ना, अपने गांव में जाओ और अपने गांव में जाकर के जो दादी दूदी वाला जो जीवन है, या पिताजी माताजी वाला जो जीवन है, उसमें आप पाओगे कि आपके गांव के अधिकांश रिश्ते ना कॉमन ही होते हैं। अगर आपके गांव में आपकी मम्मी का गांव ये है, तो वो किसी और का गांव जरूर होगा गांव में, पक्का है कि उसी के आसपास किसी और का गांव है। यानी कि रिश्ते जो पहले से तय होते हैं ना, वो रिश्ते एक लिमिटेड दायरे में तय होते हैं। क्लियर है कि हमें इस दायरे से बाहर नहीं जाना है। तो अब मैं इतनी बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में थारुओं में लिंगानुपात कम है, इसलिए यदि इन्हें विवाह करना है तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि विवाह अपनी ही कम्युनिटी में होगा। कोई भी थारू व्यक्ति यदि राजी से विवाह कर दे, पंचायत, इनकी पंचायत होती है, बिरादरी भगा देगी इनको। शादी कर रहे हैं ना, कौन कम्युनिटी के? थारू। विवाह कहां करेंगे? थारू में ही करेंगे। और यहां विवाह में दिक्कत है, यहां लिंगानुपात कम है, कैसे होगा विवाह? दिक्कत आएगी ना। गांव में 1000 लड़के हैं, मान के चलो, उल्टा लिख दिया मैंने, आपके गांव में 1000 है लड़कियां और लड़कों की संख्या है 300, सॉरी 1000 लड़के, लड़कियों की संख्या 300, इसी को तो बोलते लिंगानुपात कम ना। पूरे गांव में 300 है आपके पास लड़कियों की संख्या, 1000 है पुरुष। गांव से बाहर जाकर के विवाह नहीं कर सकते, करना तो यही पड़ेगा। कैसे होगा? अब देखो जरा समझो मेरी बात को, यहां से पॉइंट निकलेंगे। जब विवाह होगा थारू जनजाति में, अधिकांश जनजातियों में यही समस्या आएगी, लिंगानुपात कम है। देखो बॉयज कितने, गांव से बाहर नहीं जा सकते, गांव में ही रहना है, विवाह बाहर नहीं होगा। लड़कियों की संख्या, कौन फायदे में रहेगा शादी करने से? लड़कियों को पता है ना सबकी हो जाएगी, लड़कियों को पता है। देखो यहाँ की समाज में कैसा होगा, जब विवाह होगा तो लड़की का जो पापा ना एटीट्यूड में रहेगा भाई, उसके बाद जब रिश्ते आएंगे ना, घर के अंदर किसी को नहीं घुसने देंगे। हाँ जी भाई जी रिश्ता, गेट से ही पूछेंगे लड़का क्या करता है, बेरोजगार, वहीं से निकल, 1000 है गाँव, उधर निकल, अंदर भी नहीं आना। लड़का क्या करता है सर जी, प्राइवेट नौकरी, निकलो ना भाई, तो 300 है लड़कियां ना। लड़का क्या करता है, सरकारी नौकरी, पहले ही बता कौन सा ग्रुप, ए बी सी डी सी, निकलो ना भाई, ग्रुप ए चाहिए, ग्रुप बी चाहिए। तो स्त्रियों के पास विवाह संबंधी अधिकार पुरुषों की तुलना में ज्यादा। विवाह करने के लिए एक सुयोग्य लड़का चाहिए, सुयोग्य समझते हैं, उसकी सरकारी नौकरी भी हो, अच्छी तनख्वाह, सुयोग्य होना चाहिए, उसी लड़के का विवाह होगा। गांव में लड़के 1000 हैं, लड़कियों की संख्या 300 है, गणित कहीं से भी घुमाओ 300 लड़कों का ही विवाह हो सकता है। तो जिन 300 लड़कों का विवाह होगा वो बेस्ट होंगे, बेस्ट, सबसे बेहतरीन। इसलिए लड़के वाले जब लड़की से विवाह करते हैं, थारू कम्युनिटी में जब विवाह करते हैं,
तो लड़के वाले लड़की वालों को प्राचीन काल में पैसा देते थे, दहेज जिसको कहते हैं, दहेज दिया जाएगा। कौन देगा दहेज? किसको? क्योंकि लड़कों की संख्या ज्यादा है, 1000 लड़के हैं जी, तो दहेज तो देना पड़ेगा। तो ये जो दहेज दिया जाता है ना, इसको कहते हैं वधू मूल्य। थारू जनजाति में, न सिर्फ थारू जनजाति में बल्कि सभी जनजातियों में आगे आप पढ़ेंगे वधू मूल्य की प्रथा प्रचलन में होती थी। विवाह करते समय लड़के वाले लड़की वालों को पैसा पे करेंगे, उसे कहते हैं वधू मूल्य। तो यहां पर समाज मातृसत्तात्मक है और वधू मूल्य की प्रथा प्रचलन में देना पड़ेगा ना, क्योंकि लिंगानुपात कम है। तो लिंगानुपात कम है इसलिए यहां पर वधू मूल्य की प्रथा जो है वह प्रचलन में होती है। थारू समाज में प्राचीन काल के अंदर 2 प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। शादी करने के 2 तरीके, कठिन है यहाँ विवाह करना एक लड़के के लिए। तो विवाह जो है ना वह 2 प्रकार का होता था। आजकल देखो इस लिंगानुपात इम्बैलेंस होगा, उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान चल रहा है ना भारत में, उसका एक बड़ा प्रभाव उसका सामाजिक व्यवस्था पर भी चलता है। आप अगर उत्तराखंड में चमोली गढ़वाल के हैं, होंगे ना तुम चमोली गढ़वाल वाले, अगर आप चमोली के हैं, अगर तुम रुद्रप्रयाग के हो, अगर तुम टिहरी के ऊपरी क्षेत्र के हो, अपर वाला जो टिहरी गढ़वाल है, तो मैं एक चीज मतलब भविष्यवाणी भी करता मैं कभी कभी। देखो एक कुछ बातें, मैं आपके क्षेत्र नहीं गया हूं फिर भी मुझे पता है कि आपके क्षेत्रों में 30 साल से अधिक उम्र के जो लड़के हैं और अगर वो पंडित है तो उनको लड़की नहीं मिल रही, तो है ना 30 साल से ऊपर वाले लड़के, और यदि वो पंडित है नहीं मिल रही लड़की। क्यों? क्योंकि जो आज 30 का है ना, 30 साल पहले यानी 1981 और 91 के दौर में भारत का लिंगानुपात सबसे ज्यादा नीचे गया हुआ था। स्पेशली उत्तराखंड में ब्राह्मण समाज में लड़कों का खूब जन्म हुआ, लड़कियों का जन्म हुआ ही नहीं। तो जो 30 वर्ष का जिसका जन्म हुआ 91, 92, 94, 95 के आसपास, उस समय लड़कियों का जन्म हुआ नहीं। अब बताओ आदमी 32 साल, 34 साल, 35 साल, 18 साल की लड़की से उसका विवाह होगा नहीं, उसे लड़की चाहिए 24, 25, 28, 29, 30 साल की, और वहां लिंगानुपात कम है। तो प्रभाव तो हमेशा रहेगा, लिंगानुपात कम होगा तो विवाह करना कठिन होगा। थारू जनजाति में भी लिंगानुपात कम रहा है पहले से इस। और दूसरी बात क्या है, आप कम्युनिटी से बाहर नहीं जा सकते, इसे विवाह करना कठिन है। तो 2 प्रकार के विवाह थारुओं में प्राचीन काल से प्रचलन में रहे हैं। एक को बोलते हैं सर काज, एक को बोलते हैं डोला। काज और डोला क्या है? तो थारू जनजाति में विवाह की पद्धतियां, विवाह के प्रकार, कितने प्रकार के विवाह थारू जनजाति में प्रचलित है? तो थारू जनजाति में 2 प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित है। एक को बोलते हैं काज, एक को बोलते हैं डोला। ठीक है, काज जो है वह सामान्य विवाह है, नॉर्मल शादी, लड़का वाले बारात लेकर के जाए, लड़की घर जैसे विवाह होता ही है, उसे बोलते हैं काज, जब रिश्ता घर वालों ने तय कर रखा है। एक डोला विवाह है भारतवर्ष के अंदर। आपको पता है कुछ बातें, बिहार में एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जहां पर शादी करने के लिए एक विशेष पद्धति पाई जाती है। कपिल शर्मा कॉमेडी शो आता है, कपिल शर्मा कॉमेडी शो में, नहीं कपिल शर्मा नहीं, अनिरुद्धाचार्य एक बाबा है, व्यास टाइप है ना, सुनते हैं आप अनिरुद्धाचार्य। तो उनके पास लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर के भी आते हैं। अनिरुद्धाचार्य के पास एक स्त्री बिहार से आई और सारी जनता के सामने उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। सर हमारी सास हमसे बात नहीं करती है, आपको यूट्यूब में मिलेगा उनका पूरा। सर हमारी सास हमसे बात नहीं करती है। तो अनिरुद्धाचार्य जो थे उन्होंने पूछ लिया क्यों नहीं करती है, आपकी सास आपसे बात नहीं करती तो क्यों नहीं करती है? तो उन्होंने कहा सर हमारी सास हमसे बात इसलिए नहीं करती है क्योंकि हमने अपने पति को किडनैप कर दिया था। जो मेरा पति है ना, देखा आपने उनका वीडियो? तो उन्होंने कहा हमने ना इनको पकड़ के शादी किया जबरदस्ती। तो बाबा ने कहा कैसे जबरदस्ती मतलब? तो उन्होंने कहा मैं बिहार के एक ऐसे वर्ग से आती हूँ जहां पर शादी करने के लिए लड़कों को किडनैप किया जाता है, और सच में वहां पर विवाह की ये पद्धति हाँ है ना। अखबार में भी आज कुछ दिन पहले भी खबर प्रचलित हुई, जैसे कोई लड़का है, अब अभी एक खबर कुछ दिन पहले प्रचलित हुई, एक लड़का था बिहार का, उसकी सरकारी नौकरी लगी टीचर की, और जैसे ही उसकी टीचर की नौकरी लगी वो गायब हो गया, किडनैप हो गया। तो पता किया कहाँ है, तो पता चला शादी हो गई उसकी, जबरदस्ती शादी करा देते। तो विवाह की अलग अलग पद्धतियां देश भर में प्रचलित है। यहाँ इसके जस्ट उल्टा, क्योंकि यहाँ गांव में लड़के ज्यादा है, लड़कियां कम है, इसलिए लड़कों का किडनैप कौन करेगा, यहाँ लड़की का होगा किडनैप। तो उस विवाह को बोलते हैं डोला, कन्या अपहरण पद्धति। कन्या को चुरा देते हैं। कन्या अपहरण पद्धति पर जो विवाह थारू जनजाति में प्रचलित है उसे डोला कहते हैं, डोला। 2 प्रकार के विवाह थारू जनजाति में, 2 प्रकार के विवाह के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार। एक को बोलते हैं काज, काज मतलब सामान्य विवाह, नॉर्मल शादी, और थारू जनजाति में दूसरे प्रकार का जो विवाह होता है उसको डोला कहते हैं। तो डोला का मतलब क्या होगा? कन्या अपहरण पद्धति। एक प्रश्न आप सुनो, एक बेसिक बात सुनो,
लड़के वाले मान लो रिश्ता लेने गए, रिश्ता लेने के लिए ऑब्वियसली लड़के वालों को जाना पड़ेगा, उनकी संख्या ज्यादा है। देखो ये गए लड़की के घर, लड़की के घर जाते ही क्वेश्चन आंसर होंगे, लड़का क्या करता है, सुयोग्य होना चाहिए वो। मान लो कि लड़का जो है लड़की के घर पे गया और ये बताया गया इसको कि देखो जी लड़का सरकारी नौकरी, सब ठीक है, मतलब ओके है, उनको पसंद आ गया, हम वधु मूल्य भी दे रहे हैं, 1 लाख रुपए लोग वधु मूल्य, हम मूल्य देने को भी तैयार है। अब रिश्ता तय हो गया समझो। तो 2 लोगों का मान लो रिश्ता हो रहा है यहाँ पर, ए जो कि लड़का है, इसका रिश्ता बी जो कि लड़की है इससे तय हुआ। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना, सब कुछ तय होने के बाद भी लड़की का जो पिता है वो शादी के लिए नहीं मानता है, जानबूझ के लास्ट में मना कर देता है। वो कह रहा है कि देखो ठीक है, वेरी गुड, आपका लड़का बहुत अच्छा कमाता है, बहुत बढ़िया, आपने हमें वधु मूल्य का 1 लाख रुपए भी दिया, बहुत अच्छा, लेकिन अब लड़की का पापा कह रहा है कि इस लड़की का एक भाई भी तो है, तो जो 1 लाख रुपया आपने मुझे दिया है, जैसे आप आज हमारे घर आए हो, वैसे ही जब मैं अपने लड़के के लिए रिश्ता लेने आऊंगा तो मैं भी किसी लड़की के घर पे जाऊंगा, और जिस लड़की के घर पे मैं जाऊंगा तो वो लड़की वाले 1 लाख में मानते हैं कि नहीं मानते, क्या पता 2 लाख में मान ले। तो ना भाई ना, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, हम उसी से अपनी लड़की का विवाह करेंगे जो हमारी लड़की को तो ले जाए परंतु इसके भाई के लिए दुल्हन भी लाए, ऐसी जगह शादी करेंगे। तुम्हारा लड़का है ना, लड़की भी है तुम्हारी, तो उन्होंने कहा नो, तो रिश्ता कैंसिल। फिर रिश्ता कैंसिल क्यों, कि यहां से आप दुल्हन ले जाओ पर एक दुल्हन आप लेकर के आओ। अब देखो अगर इस लड़के की खुद की बहन है तब तो दिक्कत नहीं है, उसने उसके साथ विवाह कर दिया, पर अगर इस लड़के की खुद की बहन नहीं है तो ये लड़के वाले कहते हैं कि चिंता मत करो, इसके लिए दुल्हन की व्यवस्था हम करते हैं, अपने रिश्तेदारों में मौसी चाची नानी कहीं से हम व्यवस्था करते हैं। तो वो किसी तीसरे परिवार से उस लड़के के लिए दुल्हन की व्यवस्था करते, तभी यहां पर विवाह में रिश्ते को मान्य करते हैं, नहीं तो वो रिश्ते के लिए मना कर देते। तो ये व्यवस्था जिसमें एक साथ 3 परिवार रिश्ते में बंध रहे हैं ना, इसको बोलते हैं 3 टिकटी प्रथा, इसे 3 टिकटी प्रथा कहा जाता है। तो अब आपके पास अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि कौन सी जनजाति है जहां पर विवाह के समय 3 टिकटी प्रथा पाई जाती है, तो कौन सी, थारू जनजाति। 3 टिकटी समझे आप, कि मतलब जब आप दुल्हन दे रहे हो, किसी दुल्हन देने जा रहे हो ना, तो एक लड़की आपको उनके घर में भी जो लड़का है उसके साथ उसका विवाह करना पड़ेगा। तो 3 जो है परिवारों का एक साथ रिश्ता तय होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं 3 टिकटी प्रथा। 3 आदमी टिकट कट जाता, मतलब सरल भाषा में ना 3 टिकटी प्रथा इसको कहा जाता है। तो विवाह 2 प्रकार के होते हैं, एक को काज कहते हैं, एक को डोला कहते हैं। और विवाह के समय थारू जनजाति में 3 टिकटी प्रथा पाई जाती है। बताओ क्या थारू जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन रहा होगा, हाँ या ना? किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए तो क्या उससे शादी करने को कोई तैयार होगा? लाइन लगी गांव में, 1000 है लड़के, लड़की का 300, अगर तो खुश होंगे लोग ना, हे भगवान धन्य मेरे को मौका मिल गया। तो विधवा विवाह होगा कि नहीं होगा? नहीं तो शादी नहीं हो रही। पूरे गांव में 300 लड़कों का ही विवाह हुआ, 700 लड़कों का विवाह ही नहीं हुआ। फिर उनको पता चलता किसी का पति मर गया, तो कहना दुआ काम आ गई मेरी भाई, वो दुआ कर रहा होगा कब मरे किसी का, क्योंकि बाहर जाके वो विवाह कर नहीं सकते। तो विधवा विवाह होगा जी, बिल्कुल होगा। 2 प्रकार की विधवा विवाह जो है वह थारू जनजाति में प्रचलित है। विधवा विवाह के भी 2 प्रकार है, विवाह भी 2 प्रकार से हुआ और विधवा विवाह भी 2 प्रकार से होता है। पहले प्रकार के विधवा विवाह को कहते हैं चुटकटा और दूसरे प्रकार के विधवा विवाह को कहते हैं उठान। थारू जनजाति में विधवा विवाह के कितने प्रकार हैं? तब आप कहेंगे विधवा विवाह के भी 2 प्रकार है। विवाह के तो 2 प्रकार हैं ही हैं, काज और डोला, पर विधवा विवाह के भी 2 प्रकार हैं। एक को बोलते हैं चुटकटा, एक को बोलते हैं उठान। एक बार समझ लो दोनों का मतलब क्या है। चुटकटा और उठान 2 प्रकार के विधवा विवाह। देखो ये मान लो पति है, ये पति की पत्नी है, पति की मृत्यु हो गई, अब पत्नी को विधवा माना जाएगा। पत्नी ने नई शादी कर दी, यह है नया पति। अगर पत्नी नए पति के घर चले जाए, जैसा कि जनरली होता है कि ये विधवा है और अब इसका विवाह फिर से हो रहा है, तो ये नए पति के घर चल जाए, तो इस प्रकार के विवाह को बोलते हैं उठान। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत नॉर्मल प्रकार का विवाह है। पर दूसरा एक विवाह जिसमें इस स्त्री के विधवा होने के बाद ये जिससे विवाह कर रही है ये उसके घर ना जाए, बल्कि ये उस नए पति को अपने घर नहीं, अपने पुराने पति के घर ले आए, पुराने पति के घर पे। समझ रहे हो आप बात को, क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जिससे ये विवाह कर रही है, जो विधवा है, ये पत्नी जो है, ये पत्नी जो है इसका पति है, इसके पति की मृत्यु हो चुकी है, अब ये एक्स नाम की जिस आदमी से शादी करी, ये उसके घर नहीं जाएगी, ये उसको पुराने पति के घर ले आएगी।
तो इस प्रकार के विवाह को बोलते हैं चुटकटा। ऐसे आदमी का पता कैसे चलेगा कि भैया ये इसका विधवा विवाह हुआ है और ये पुराने पति के घर पे आया हुआ है? उसको जीवन भर चुटिया काट के रखनी पड़ती थी। चुटकटा मतलब हिंदू धर्म को मानते हैं थारू वाले, तो चुटिया रखते थे, और चुटकटा है मतलब चुटिया नहीं कटी हुई, तो लोग समझ जाते, ओके समझ गए ना आप वहां, ओके समझ, चुटकटा है ना। चुटकटा है मतलब कि आप जिससे आपने विवाह किया विधवा विवाह है और आप उसके घर पर आए, तो इसको बोलते हैं चुटकटा विवाह। चुटकटा विवाह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको की? देखो, एक है पति, एक है पत्नी। पति की मृत्यु हो गई, पत्नी ने विवाह किया मान लो एक्स नाम के आदमी से, तो एक्स आ गया यहाँ। जनजातियां हो या पर्वतीय समाज के अधिकांश जातियों में यह देखा जाता है विवाह उत्सव के समय खूब मनोरंजन करते हैं। और आगे आप पढ़ेंगे कि जनजातियों में शराब का बड़ा प्रचलन होता है, खूब शराब पीते हैं, और उनको मौका मिला है शादी का, तो शादी हो रही है विधवा का एक्स से, लेकिन एक्स इस घर में आ रहा है, तो जो उसका पति था ना पहले जिसकी डेथ हो गई है, उसका जो पिता है वो इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि उसके बेटे की जगह कोई और आ रहा है, जहां उसका बेटा था वो जगह पे कोई और आ रहा है। तो कहते हैं जब चुटकटा विवाह होता है और लोग आते हैं इस विवाह में खाना खाने के लिए, तो वो आदमी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, पहले वाला पति, उसका जो पिता है वो डंडा लेके आता फिर, और डंडा लेके जैसे लोग खाना खाते डंडा भी मारता हुआ। यहाँ मेरी मवासी गांव में खाने आ रखे हैं ना, ऐसा मारता है कि जोर से नहीं मारता, मतलब प्रथा है एक, जैसे खाना खाने आए ना, तो यहाँ हमारे मवासी गांव लगे, मेरे जो बेटा था तो मर गया, एक उसके अधिकार किसी और को मिल रहे हैं, और तू गुलाब जामुन खा रहा है यहाँ, गुलाब जामुन ना, तो ऐसा डंडा मारता है एक एक करके, तो उसको बोलते हैं लठ भरवा भूज। लठ भरवा मतलब खाने के साथ लठ भी मिलेगा, तो इसको बोलते हैं लठ भरवा भूज। तो जिस समय थारू जनजाति में चुटकटा विवाह होते हैं, तो चुटकटा विवाहों के समय थारू जनजाति में लठ भरवा भोज की प्रथा पाई जाती है। लठ भरवा भोज की प्रथा पाई जाती है थारू जनजाति में। कौन से विवाहों में? चुटकटा विवाह। जब चुटकटा क्या है? तो विधवा विवाह का एक प्रकार है। तो चुटकटा विवाहों के समय थारू जनजाति में लठ भरवा भोज की प्रथा पाई जाती है। फिर परिवार के बारे में एक लाइन आप समझ लो, बाकी कल करेंगे। संयुक्त परिवार की प्रथा है भाई, परिवार संयुक्त होता है थारू में। बहुत कम ही ऐसी जनजातियां अब बची है जहां पर परिवार संयुक्त होगा। कंबाइंड फैमिली क्या बोलते हैं उसको, सब मिलकर रहे, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार क्या कहते हैं? नहीं, बदला विवाह तो अभी कराएंगे ना। विवाह की कुछ प्रथाएं होती है, जैसे हमारे यहाँ पर विवाह होता है, इनके यहाँ पर तो उसके नाम होंगे अट्टा बट्टा, अपना पराया, है ना, वो विवाह की प्रथाएं हैं। हाँ, महाराणा प्रताप राजस्थान, देखो पद्मावती जो आपकी चित्तौड़गढ़ की है ना, तो रावल रतन के बाद वहां पर सिसोदिया वंश आ जाते हैं। तो कुछ किताबों में ये भी लिखता है कि ये सिसोदिया वंश के स्वयं को मानते हैं, है ना। बाकी परिवार कैसा होगा? संयुक्त। संयुक्त परिवार किसको कहते हैं? संयुक्त परिवार का मतलब दादा दादी मम्मी पापा, अच्छा नहीं है, नहीं है, यह संयुक्त परिवार का अर्थ नहीं है। संयुक्त परिवार का अर्थ यह है कि मेरे दादा लोग 5 भाई थे, 1 भाई 2 भाई 3 भाई 4 भाई 5 भाई, इनके 5 हुए, इनके 10 15 हुए, सब इकट्ठा, इसको बोलते हैं संयुक्त परिवार, है ना। जैसे जौनसार भाबर में, पर जौनसार भाबर का संयुक्त परिवार थारुओं के संयुक्त परिवार से छोटा है, क्योंकि जौनसार भाबर में एक फैमिली में 150 200 बड़ा परिवार हो तो 250 250 लोग हो सकते हैं एक ही परिवार में, अलग नहीं होते। संपत्ति का विभाजन नहीं होता ना, ऐसी मान्यता है। जिन जनजातियों में संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है वहां संपत्ति बंटती नहीं है, क्योंकि हम तो एक ही परिवार है। ये खेत किसका? हमारा। कौन हमारा? सबका। और जहां एकल परिवार है वहां संपत्ति बढ़ जाती है। तो हमारे दादा का एक बड़ा सा खेत था, इतना बड़ा दादा का, फिर मेरे दादा के 3 हुए सुपुत्र, तो 3 हिस्से हुए उसके, एक ये एक ये एक ये हमारा सबसे बड़ा ताऊ है, तो इसके 5 है, तो अब ये टुकड़ा 5 टुकड़ों में टूट रखा, छोटा छोटा है तो सुझे ना, पर लेकिन जब हिस्सा होता तो चाहिए तो चाहिए भाई, तो 5 भाइयों में बंट गया। इनकी मेरे याद भी नहीं, 9-10 है, पता नहीं कितने बंट गया। तुम्हारा भाई सिंगल है, अकेला, मैं अकेला हूं अपने पिता का, तो मेरे पास पूरा पुंगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, पूरा। हम गांव के लड़कों बोलते यहाँ खेलो मैच, क्रिकेट मैच, फील्ड है भाई। ये यहाँ भाइयों का बंटवारा हो रहा है, देखो संपत्ति बंट गई। अब है दिक्कत, अभी तक तो चल गया, अब ये ताऊ के 5 जो है ना, इन 5 के पता नहीं, याद भी नहीं है, 3 भी होंगे अगर, तो इन 5 के अगर 15 हो गए तो इस जमीन के 15 टुकड़े हो जाएंगे, तो संपत्ति बटेगी ना। एक दिन इतनी जमीन मिलेगी खड़ा रहने के लिए। और अगर परिवार संयुक्त है, सब साथ रहते हैं, तो क्या दिक्कत है? किसका खेत है? दादा का। अब किसका? हमारा, तो हमेशा साथ रहेगा संयुक्त परिवार। लेकिन संयुक्त परिवार को चलाना मुश्किल होगा। थारू जनजाति के संयुक्त परिवार में कहते हैं, नेपाल और तराई भावर में 500 लोग होते हैं एक फैमिली में। तो एक परिवार में 500 लोग हैं,
बहुत दिक्कत होगी चलाने में। खाना कैसे बनाए, कैसे बनाना बात की बात है, क्या बनाए, शाम को क्या बनाना है, 500 लोग 500 बातें कहते हैं, मटर पनीर, बटर चिकन, ये सब चिकन, कैसे मैनेज करें। कोई डिसीजन लेना हो, घर पे कलर करना है, कौन सा कलर, लाल पीला हरा नीला, दिक्कत हो जाएगी। तो मैनेज कैसे करें संयुक्त परिवार को, कल की क्लास में करते हैं, आज इतना कर लो। अच्छा